स्टूडेंट कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट वेलकम टू अवर चैनल राजश्री क्लासेस। सो स्टूडेंट टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न 6th स्टैंडर्ड साइंस चैप्टर नंबर 1 नेचुरल रिसोर्सेज एयर वाटर एंड लैंड का सेकंड पार्ट। तो स्टूडेंट ये जो है जनरल साइंस स्टैंडर्ड 6 का जो है फर्स्ट लेसन है। तो स्टूडेंट इसके अलावा भी जो है आपको 5th 6th 7th 8th 9 के मराठी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस और एनसीईआरटी 3rd 4th 5th के ईवीएस के भी जो है वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और बेल बटन पर जाकर ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो स्टूडेंट नेचुरल रिसोर्सेज एयर वाटर एंड लैंड का जो हमने फर्स्ट पार्ट देखा था, तो उसमें हमने क्या देखा था कि एयर वाटर और लैंड जो है वो हमें नेचुरली मिलते हैं और इनमें जो भी लिविंग बीइंग रहते हैं वो सब मिलकर जो है क्या बनता है, ये सब मिलकर जो है बायोस्फीयर बनता है। पूरे अर्थ में वाटर जो है वो कितना परसेंट होता है, 71% होता है और लैंड जो है वो 29% होता है। नेक्स्ट हमने देखा कि एटमॉस्फेयर में जो है 80% गैसेस होती है, जिसमें कौन कौन सी गैसेस होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 6 इनर्ट गैसेस होते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल भी जो है इसमें रहते हैं। और उसके एटमॉस्फेयर के ऊपर का जो पार्ट होता है, मतलब ट्रोपोस्फियर के बाद में जो है स्ट्रेटोस्फियर आता है। तो स्ट्रेटोस्फियर में जो है वो परसेंट धीरे धीरे कम हो जाता है गैसेस का, और उसके ऊपर जो भी लेयर्स आते हैं तो उनमें और धीरे धीरे जो है गैसेस कम होते जाती है। ये भी जो है हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। और ये जो गैसेस है वो जो है बैलेंस बनाकर रखती है एटमॉस्फेयर में। वो कैसे, तो जो भी लिविंग बींग्स अर्थ पे रहती है तो उनमें कोई भी हार्मफुल जो भी रेज है वो उन तक ना पहुँचे, इसलिए जो है वो बैलेंस बना के रखती है। और इस तरह से जो है लिविंग बींग जो है अर्थ पर जो है वो सरवाइव कर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था कि ये जो एयर बैलेंस होता है उसको बिगाड़ने का काम कौन करता है, तो ये जो स्मोक जो फैक्ट्रियों से निकलता है, गाड़ियों से निकलता है, या फिर आग लगने से जो है धुआं बनता है, तो ये जो है वो हमारे जो एयर में जो भी ये गैसेस है उसको पोल्यूट करने का काम करता है और इसे जो है एयर पोल्यूशन कहा जाता है। जो गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, जिससे कि जो है जो गैस निकलती है वो पॉइजनस होती है। देन हमने देखा कि ओजोन लेयर जो हमारे स्ट्रेटोस्फियर में होती है, मतलब एटमॉस्फेयर के बाद में ट्रोपोस्फियर के बाद में जो स्ट्रेटोस्फियर होता है उसमें जो है एक ओजोन लेयर होती है और वो जो है वो हमारे हमको जो है वो प्रोटेक्ट करते रहती है। वैसे तो वो हमारे सर्वाइव के लिए कोई भी काम में नहीं आती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट काम वही करती है। जो सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं जो हार्मफुल होते हैं, तो वो उसको जो है प्रोटेक्ट कर, उसको जो है वो एब्जॉर्ब करती है, ट्रैक करती है, और फिर जो है हमारे हम तक जो है वो पॉइजनस जो अल्ट्रावायलेट रे जो है वो पहुंच नहीं पाते हैं, और फिर जो है हमारी लाइफ जो है सेव होती है। ठीक है। तो ये भी जो है हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, और आज जो है ये सेकंड पार्ट में वाटर जो है वो देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट वाटर तो आपको पता ही है, वाटर यू नो दैट हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अस, वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। वी नॉट लिव विदाउट वाटर, क्योंकि हम जो है पानी के बगैर जी ही नहीं सकते हैं। तो इसी पानी के वाटर के बारे में जो है इस अब जो है हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ट्राई दिस दिया हुआ है। Observe how much water is used and for what purpose it is used in your house for a whole day। आपको क्या करना है कि आपके घर में जितना भी पानी यूज़ होता है वो कितना यूज़ होता है, कौन से पर्पज़ के लिए, कौन से कामों के लिए यूज़ होता है, और पूरे दिन में जो है वो किस तरह से यूज़ होता है वो आपको देखना है। रिकॉर्ड इट इन अ चार्ट लाइक वन शोन हियर। तो उसको जो है रिकॉर्ड करना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो बाथ, मतलब नहाने के लिए कितना पानी यूज़ होता है,
ब्रशिंग टीथ, जब आप ब्रश करते हो और जब टीथ को वॉश करते हो तो कितना पानी यूज़ करते हो, वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने में जो है हमारे घर से कितना पानी यूज़ होता है, और बर्तन जो धोते हैं उसके लिए कितना पानी यूज़ होता है, मॉपिंग द फ्लोर्स, जब हम फर्शी जो क्लीन करते हैं हमारे घर की, तो उसमें कितना पानी जाता है, पीने के लिए कितना पानी जाता है, कुकिंग के लिए कितना जाता है, खाना बनाने के लिए, ये सब टोटल जो है आपको करना है और वो कितना लीटर यूज़ होता है यहाँ पर लिखना है। जैसे कि हमारे घर में जो है जो सिंटेक्स लगा होता है वो किसी के घर में 500 लीटर का होता है, किसी के घर में 1000 लीटर का होता है। तो उस हिसाब से अगर आपने उसको भर दिया और दिन भर में देखा कि सब जो पानी है वो कितना मतलब यूज़ हो रहा है, तो उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे घर में जो है वो दिन भर में कितना पानी यूज़ होता है। सो डिस्कस दिस डाटा इन द क्लास, और इसके बारे में डिस्कस भी करना है क्लास में आपको। सो डिवाइड द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन योर हाउस बाय अ नंबर ऑफ पर्सन टू फाइंड आउट हाउ मच वाटर ईच पर्सन नीड। और फिर हमको इससे जो है उसको डिवाइड करना है, मतलब जितना भी हम पानी यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे कि हमारे घर में अगर 5 पीपल्स हैं तो ये 5 पीपल्स जो है 1000 लीटर वाटर को जो है मतलब किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, कि कौन कितना यूज़ कर रहा है, तो उसको जो है हमको डिवाइड करना है। मतलब इन सब बातों के लिए कितना यूज़ हो रहा है और पर्सन टू पर्सन जो है पानी कितना यूज़ कर रहा है, तो वो जो है हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है। और जितना पानी हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको जो है अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसको कम कर सकते हैं हम। तो इसलिए जो है ये एक्टिविटी आपको दी हुई है। So you will see that it is almost impossible for us to spend even a single day without water। तो ये तो बहुत ही यानी इम्पॉसिबल बात है कि हम एक भी दिन जो है बिना पानी के रह पाएंगे। सो वी नीड टू ड्रिंक 3 or 4 liters of water every day so that ऑल आवर बॉडीली फंक्शंस रन स्मूथली। तो हम जो पानी पीते हैं सब लोग, तो वो जो है हम कितना पीते हैं, 3 to 4 लीटर पानी जो है वो एक पर्सन जो है वो पी लेता है। तो other living things also required water, although the amount of water they need may vary according to the size of their body। अब other living beings भी है, जैसे कि हम हैं, तो जैसे हमारे घर में पीने वाले 5 लोग हैं, तो 5 लोग जो है 3 or 4 लीटर के हिसाब से जो है वो कितना पानी पीते हैं वो हम निकाल सकते हैं। वैसे ही जो है अदर लिविंग बींग्स है उनको भी पानी लगता है। तो जैसे कि एनिमल्स है, बर्ड्स है, तो ये और प्लांट्स है, तो प्लांट को भी पानी लगता है। तो ये सब जो लिविंग बींग्स है जो पानी वो रिक्वायर करते हैं, मतलब उनको लगता है, तो ये भी जो है अलग अलग मतलब एनिमल्स के हिसाब से, बर्ड्स के हिसाब से जो है अलग अलग क्वांटिटी में होता है। जैसे बर्ड्स है तो वो बहुत ही थोड़ा पिएंगे, लेकिन एनिमल्स है जैसे एलिफेंट है तो वो बहुत ज़्यादा पिएगा, जिराफ है तो वो और ज़्यादा पिएगा, मतलब देन कैमल है वो भी बहुत ज़्यादा पानी पी के रखता है। तो इस तरह से जो है अलग अलग जो लिविंग बींग्स है वो अलग अलग क्वांटिटी में पानी जो है वो पीते हैं। दैट वी सी दैट वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमको पता है कि वाटर जो है वो कितना इंपॉर्टेंट, इससे जो है हमें पता चलता है कि वाटर जो है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। सो इफ़ हाइड्रोजन गैस बर्न इन एयर, और जब हाइड्रोजन गैस जो है वो अगर बर्न होता है, जलता है एयर में, तो इट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन। तो वो किससे कंबाइन होता है, ऑक्सीजन से कंबाइन होता है, एंड वाटर इज फॉर्म, और फिर जो है वाटर फॉर्म होता है। मतलब हाइड्रोजन जो है हम H2 लिखते हैं, वो जब ऑक्सीजन से जो है एयर में होता है, ऑक्सीजन से जब कंबाइन होता है तो क्या फॉर्म होता है, वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है वाटर का। तो So we have learned about some characteristics of a water in the previous standard। और इसके बारे में हमने जो है मतलब वाटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो है हमने इसके पहले के क्लासेस में भी जो है पढ़ा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सो इन नेचर वाटर ऑकर्स इन अ 3 स्टेट। नेचर में जो है पानी
तीन स्टेट में हमको मिलता है। वो कौन सा है? सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। ठीक है। वाटर डज नॉट हैव कलर। वाटर को कलर नहीं होता है, आपने देखा है वाटर को कलर होता ही नहीं है। पानी में जो भी हम कलर मिलाएंगे वो उस कलर का हो जाता है। वाटर को टेस्ट नहीं होता है, कभी भी जो आप पानी पियोगे तो उसको टेस्ट ही नहीं होता है। और ऑर्डर यानी स्मेल नहीं होता है, पानी की स्मेल लेके देखो आप तो पानी को स्मेल भी नहीं होता है। मेनी सब्सटेंसेस रेडियली डिजॉल्व इन वाटर। बहुत सारी सब्सटेंसेस है, जैसे शुगर है, सॉल्ट है, और भी बहुत सारी सब्सटेंसेस है, वो जो है पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं। इसीलिए जो है इसे क्या कहा जाता है? वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। व्हाई वाटर इज कॉल्ड अ universal solvent? Because many substances readily dissolved in water. That's why the water is a universal solvent. The blood of an animal and the sap in plant contain a very high proportion of water. जो हमारे शरीर में ब्लड होता है तो इस ब्लड में भी जो है सबसे ज़्यादा पानी होता है। ठीक है। देन सैप इन प्लांट का जो अंदर का जो लिक्विड होता है तो उसमें भी जो है पानी का प्रमाण जो है, प्रोपोर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। सो नो लिविंग थिंग्स कैन सर्वाइव विदाउट वाटर। तो कोई भी ऐसा लिविंग थिंग नहीं है जो बिना पानी के जो है वो जी सकता है। सो देयरफॉर इट इज सेड दैट वाटर इज अ लाइफ। और इसीलिए जो है वाटर को क्या कहा जाता है? वाटर को जो है लाइफ कहा जाता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे हो ऑब्जर्व एंड डिस्कस। यहाँ पे हमारा अर्थ दिया हुआ है और अर्थ पे जो है क्या है? ग्राउंड वाटर, आइस एंड वाटर इन अदर फॉर्म्स। तो सी एंड ओशियन का पार्ट दिया हुआ है। सी एंड ओशियन का पार्ट जो है वो कितना दिया है? बहुत सारा जो पार्ट है हमारे अर्थ का वो जो है सी और ओशियन से भरा हुआ है। ये पूरा ब्लू पार्ट जो दिख रहा है आपको वो सी और ओशियन, मतलब अर्थ में इतना सारा जो है, इतना सारा पानी है। देन लेकिन ये पीने योग्य नहीं है, हम इस पानी को जो है पी नहीं सकते हैं। देन ग्राउंड वाटर, आइस एंड वाटर इन अदर फॉर्म्स। और ग्राउंड वाटर भी होता है, मतलब जमीन के नीचे भी जो पानी होता है। देन आइस है, कुछ जो वाटर है वो आइस के फॉर्म में होता है। और जो बाकी वाटर है वो अदर फॉर्म्स में होता है, जैसे कि वाटर वेपर के इसमें होता है। तो इस तरह से जो है इसका प्रोपोर्शन कितना दिया हुआ है? ये यहाँ पे आप ब्राउन कलर में जो देख रहे हो वो है। तो इतना जो है ये ग्राउंड वाटर, आइस और वाटर का प्रोपोर्शन होता है। देन वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग। और पीने योग्य पानी जो है वो कितना होता है? तो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, बस इतना ही पानी जो है हमारे पीने योग्य होता है। लेकिन ये सफिशिएंट है, हम लोग जो है इसी के ऊपर जो है पूरा जो अर्थ है हमारा, तो इसी के ऊपर जो है डिपेंड है। ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर जो है अर्थ पे वो हमने यहाँ पर देखा। तो यहाँ पे जो है एक चार्ट दिया हुआ है, वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ और उसका परसेंटेज। सी और ओशियन का परसेंट कितना है? 97। मतलब यहाँ पे जो है ये 97% जो है वाटर सी और ओशियन में होता है। ठीक है। और 2.7% जो है वो किस में दिख रहा है? मतलब इससे थोड़ा मतलब ज़्यादा जो है सॉरी और ये जो ब्राउन वाला पोर्शन है वो जो है इसके बाद में आता है। तो ये ब्राउन वाला पोर्शन जो है वो 2.7 वाला पोर्शन है, मतलब ये जो है 2.7 वाला पोर्शन है। तो ये कौन सा है? ग्राउंड वाटर, आइस एंड वाटर इन अदर फॉर्म्स। तो ये यहाँ पे क्या आएगा अभी? ग्राउंड वाटर, आइस एंड वाटर इन अदर फॉर्म्स, ये जो है यहाँ पर आएगा। मतलब ये 2.7% होता है। और वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग, और ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो है कितना परसेंट होता बचता है? टोटल वाटर जो है वो कितना है? 100% है। 100% में से जो है 97% जो है वो कहाँ पर गया है? सीज और ओशियन में गया है। नेक्स्ट 2.7% जो है वो कहाँ पर गया है? ग्राउंड वाटर, आइस एंड जो वाटर इन अदर फॉर्म्स जो है उसमें जाता है। तो बचता कितना है? तो यहाँ पे आपको जो है पहले इसका टोटल करना पड़ेगा। 97 2.7, तो इसका टोटल कितना होता है? 99.7। अब बचता कितना है 100 में से? तो 100 में से अगर हमने इसको निकाला तो क्या बचता है?
मतलब 0.3%, 0.3% जो है वाटर वो पीने के लायक है हमारे अर्थ के ऊपर, ठीक है। और इतना ही जो है हमको सभी को जो है पूरे अर्थ के लोगों को जो है मिलता है, ठीक है। नहीं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वी कैन नॉट यूज ऑल द वाटर ऑन अर्थ बिकॉज सी वाटर इज सल्टी। तो ये जो पूरे अर्थ में हमको पानी 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 दिख रहा है, मतलब सी एंड ओशियन का पानी, जो और भी दूसरे फॉर्म में जो भी वाटर मिलता है, तो वो सब ये सब वाटर जो है हम यूज नहीं करते हैं, बिकॉज सी वाटर आर सॉल्टी। हमको पता है कि ये जो सी वाटर है वो सॉल्टी होता है, तो ये पीने योग्य होता ही नहीं है। सो सब वाटर इज इन द फ्रोजन स्टेट, और कुछ वाटर जो है फ्रोजन स्टेट में होता है, मतलब आइस स्टेट में होता है। तो ये जो ग्लेशियर्स वगैरह आप देखते हो, तो वो जो है मतलब सॉलिड स्टेट में होता है, फ्रोजन स्टेट में होता है, तो वो भी पानी जो है पीने योग्य नहीं होता है। अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग, मतलब ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये बहुत ही स्मॉल पार्ट है, जो और बहुत ही कम वाटर है, 0.03%, वो जो है हमको पीने के लिए बचता है, ठीक है। सो ये इट इज़ इनफ फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, और ये जो है अर्थ में जितने भी लिविंग थिंग्स रहते हैं उनके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। सो देयर इज वन क्वेश्चन, फाइंड आउट so in what ways is the water in seas and ocean useful even though it is salty? तो हमको पता है कि वाटर जो है सीज और ओशियन का जो है वो सॉल्टी होता है, लेकिन फिर भी जो है वो हम यूज़ करते हैं, तो वो किस लिए यूज़ करते हैं? तो ये जो सॉल्टी वाटर होता है सीज और ओशियन का, जिससे कि सॉल्ट हम जो है सेपरेट करते हैं, और सॉल्ट जो है वो हमको यूज़ होता है, जिसको हम एडिबल करते हैं और फिर खाते हैं। और भी ऐसे यूजेस है जो हम आगे अभी इस पॉइंट में देखने वाले हैं, ठीक है। और जो आंसर आपको पता है वो आप भी जो है उसका लिख सकते हो। देन यहाँ पे जो है दिया है, फॉर विच पर्पज इज वाटर बीइंग यूज, तो वाटर जो है वो कौन से पर्पज के लिए यूज़ किया जाता है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो डू अदर लिविंग थिंग्स यूज वाटर लाइक वी डू, क्या जैसे कि वाटर का यूज़ हम लोग करते हैं, वैसे क्या कोई दूसरे और भी लिविंग थिंग्स है जो वाटर का यूज जो है हमारे जैसे ही करते हैं? तो उसके बारे में यहाँ पे हमको जो है इंफॉर्मेशन दी हुई है। सो वी यूज वाटर इन लार्ज क्वांटिटी, वाटर को जो है हम बहुत ज़्यादा पैमाने पे यूज़ करते हैं। सो वी हैव लर्न दैट वाटर ऑन द अर्थ इज रेगुलेटेड थ्रू द वाटर साइकिल, और हमने इसके पहले के जो क्लासेस में भी पढ़ा है कि वाटर जो है वो कैसे जो है अर्थ पे जो है वो रेगुलेट होता है, मतलब वाटर की साइकिल जो है वो कैसे बनती है। तो आपको द वाटर वेपर्स फॉर्म फ्रॉम ओशियन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन द वाटर साइकिल। तो ये जो वाटर साइकिल होती है, जिसके बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, तो ये जो वाटर साइकिल है उसका जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है? तो ये जो है ओशियंस और सी वाटर होता है, ठीक है। इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू रेन क्रिएटिंग फ्रेश वाटर सोर्सेज ऑन अर्थ। तो ये जो सी और ओशियन का वाटर जो होता है वाटर साइकिल में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी जो है सन की रेज उसके ऊपर पड़ती है, तो ये जो वाटर है वो हीट होता है, गर्म होता है, और उसमें से जो है वाटर वेपर जो है वो निकलने लगते हैं, और ये जो वाटर वेपर है बाद में जो है धीरे धीरे जो है ऊपर जाते हैं, और फिर जो है ये स्काई में जो है कंडेंसेशन होता है स्काई में जाने के बाद में, और कंडेंसेशन होने के बाद में जो है ये जो है क्लाउड्स में जो है ट्रांसफ़र होता है, और क्लाउड्स में जब ट्रांसफ़र होता है तो ये जो है इसमें हेवी हो जाता है, ये क्लाउड जो है बाद में हेवी हो जाता है, और फिर जो है वाटर जो है रेन के फॉर्म में जो है फिर से बारिश बनकर हमारे लैंड पे आता है। तो इस तरह से जो है यहाँ से मतलब ओशियन से निकला जो पानी है वो स्काई में जाता है, और फिर वहाँ पे क्लाउड्स बनते हैं पानी का। ये जो वाटर वेपर जो है जो ऊपर जाते हैं तो वो क्लाउड्स बनते हैं, और क्लाउड्स बनने के बाद में जब ये क्लाउड्स हेवी होता है तो उसमें से जो वाटर नीचे आता है वो जो है रेन के फॉर्म में आता है, और वही जो है फिर वो हमारे यूज़ में आता है, पीने के यूज़ में आता है, ठीक है।
मतलब वो जो है फ्रेश वाटर क्रिएट करता है फिर से। ठीक है, तो इस तरह से जो है ओशियन वाटर भी जो है हमें यूज़फुल होता है। तो ये जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था ऊपर, उसका आंसर ये भी है कि ओशियन वाटर भी जो है ड्रिंकिंग फ्रेश वाटर जो है क्रिएट करता है, और फिर वो जो है हमें पीने के लिए योग्य जो पानी है वो रेन से आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हो कि हम पानी का यूज़ कैसे कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है वो ये जो अपने व्हीकल्स वॉश करने के लिए यूज़ कर रहा है, ये वुमेंस जो है वो क्लॉथ जो है क्लीन करने के लिए कर रहे हैं, क्लॉथ वॉशिंग करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट फैक्ट्रियों में इसका यूज़ होता है पानी का। घर घर में पानी का यूज़ होता है, जो वाटर सोर्सेज से हमारे घर तक आता है। नेक्स्ट जो है फील्ड के लिए यूज़ होता है, ट्रीज को लगता है। तो ये बहुत सारे यूजेस जो है पानी के हैं जो हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, वी गेट वाटर फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज सच एज स्ट्रीम, रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग्स एंड लेक्स। तो हमको जो है पानी जो है नेचुरली किन सोर्सेज से मिलता है, तो वो है तालाब है, नदियाँ है, तो और भी स्प्रिंग्स है और स्ट्रीम्स है। इसके जरिए जो है हमको पीने योग्य पानी जो है वो मिलता है। सो मैन आल्सो डिग वेल्स एंड बोरवेल टू लिफ्ट ग्राउंड वाटर। तो जो ग्राउंड वाटर होता है, जो पीने योग्य पानी जो जमीन के नीचे होता है, तो उसको भी जो है कुएं बनाकर जो है, मतलब कुएं जो है वो खोद कर बांधे जाते हैं, और कुएं में और बोरवेल्स जो होते हैं वो भी जो है बोरवेल से भी जो है ग्राउंड वाटर को जो है मैन डिग करता है, मतलब बोरवेल से भी जो है ग्राउंड वाटर से पानी जो है वो लिफ्ट करता है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस मैन हैज आल्सो कंस्ट्रक्टेड बर्न्स एंड डैम फॉर वेरियस साइजेस ऑन रिवर। तो इसके अलावा भी जो है मैन क्या करता है, बर्न्स और डैम्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करता है, मतलब रिवर के पास में जो है एक ऐसे बहुत बड़े बड़े गड्ढे जो है वो बनाकर उसमें जो है ये जो बहने वाला जो पानी है तो उसको जो है वो स्टोर करके रखता है, जिससे कि हमको जब भी कोई पानी वाटर की स्कैर्सिटी आती है तो वो पानी जो है हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये डैम होते हैं जहाँ पे पानी जो है स्टोर करके रखा जाता है यहाँ पर, और जब भी ज़रूरत होती है तो इसको जो है छोड़ा जाता है यहाँ से। तो due to the uncontrolled use of water for an increasing population, industries and farming, it is now in short supply. Water scarcity has become a serious problem. तो अब जो है पानी का यूज़ जो है बहुत ज़्यादा होने लगा है, मतलब हमारी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और इसीलिए जो है पानी का यूज़ भी जो है हमारा जो है बहुत ज़्यादा हो चुका है। हमको पता है कि 0.3% जो है वाटर हमारे पूरे अर्थ पे है, और वही पानी जो है हम सबको यूज़ करना है। लेकिन हमारी जो अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन है, मतलब जो है जो बढ़ती हुई हमारी लोक संख्या है, और इंडस्ट्री भी बहुत सारी बढ़ रही है, तो इंडस्ट्री को भी जो है पानी लगता है, फार्मिंग के लिए भी जो है पानी लगता है। तो ये इसका जो इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो पानी की जो है शॉर्टेज होने लगी है। सो वाटर स्कैरिसिटी हैज़ बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम। और वाटर की स्कैरिसिटी जब होने लगेगी, मतलब अभी भी हो रही है वाटर की स्कैरिसिटी, मतलब उसकी कमतरता जो है, स्कैरिसिटी में कमतरता जो है हमको अभी से जो है वो देखने को मिल रही है। तो इसके वजह से जो है आगे चल के बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है होने वाला है। ठीक है, और विदाउट वाटर तो हम जो है जी नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है, ऑलवेज रिमेंबर। आपको क्या मतलब याद रखना है, तो यूज़ वाटर स्पेरिंगली। हमें जो है पानी हमेशा जो है किफ़ायत से यूज़ करना है, मतलब जिसकी जितनी ज़रूरत है पानी की उतना ही पानी जो है हमको यूज़ करना है। ब्लॉक वाटर, लेट इट परकोलेट। और जो पानी है उसको जो है स्टोर करके रखना है, उसको ब्लॉक करना है। जैसे कि डैम वगैरह बनते हैं वैसे ही पानी को जो है हमको ब्लॉक करना है। मतलब वो बह जा रहा है
तो उसको जो है ब्लॉक करके रखना है। और वाटर वेर एवर पॉसिबल, जहाँ जहाँ भी हम वाटर स्टोर करके रख सकते हैं तो उसको स्टोर करके रखना है। रीयूज वाटर वेर एवर पॉसिबल, और वाटर का जो है रीयूज करना है, मतलब एक बार जो पानी का हमने यूज़ कर लिया तो वो यूज़ हुआ जो पानी जो बह रहा है तो उसको जो है हम दूसरे जगह पे जो है यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने जब भी हम जब खाना बनाते हैं तो बहुत सारा पानी जो है हमको यूज़ होता है, तो वो पानी जो है अगर हमने कलेक्ट करके जो प्लांट्स को दे दिया तो प्लांट्स को जो है वो पानी जो है वो यूज़ हो जा रहा है, मतलब रीयूज़ हो रहा है उस पानी का। तो इस तरह से जो है हम पानी को बचा सकते हैं। रिमेंबर, स्टोर्ड वाटर डज नॉट बिकम स्टेल एट वंस। तो हमको ये ध्यान में ही रखना है कि जो स्टोर्ड वाटर रखा होता है हमारे घर में तो वो जो है स्टेल नहीं होता है, मतलब बासी बोलते हैं, जैसे हम मराठी में शीरा बोलते हैं। तो ये पानी जो है कभी भी बासी होता नहीं है। जैसे कि बहुत सारी वुमेन्स क्या करती है, आज पानी भरती है और दूसरे ही दिन जो है वो पानी जो है पूरा जो है बहा देती है, फेंक देती है। तो उनको लगता है कि ये जो है स्टेल हो गया है, मतलब शीरा हो गया है पानी, बासी हो गया है। तो इसलिए जो है इस तरह से हमको सोचना है कि ये पानी जो है स्टेल नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट, कैन यू टेल, यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कैन यू टेल बोला गया है। सो व्हाट इज लैंड मेड ऑफ, लैंड जो है वो किससे बनती है, तो लैंड जो है मिट्टी और सॉइल से बनती है, वो हमें पता है। व्हाट डू यू सी ऑन लैंड, लैंड पे हम क्या देखते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो हमने पहले वीडियो में भी देखा था। लैंड पे जो है हमको रोड्स दिखते हैं, बहता हुआ पानी दिखता है, देन जो है एनिमल्स दिखते हैं और ट्रीज है, बहुत सारी चीज़ें जो है हमको लैंड पे दिखती है। व्हाट इज मैन क्रिएटेड ऑन लैंड, तो मैन जो है क्या क्रिएट करता है लैंड पे, तो वो फार्मिंग करता है, पर हमारी बिल्डिंग्स बनती है, फैक्ट्रीज बनती है, बहुत सारी बातें जो है वो लैंड पे जो है वो क्रिएट करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा है, इज लैंड फ्लैट एवरीवेयर, क्या लैंड जो है सभी तरफ फ्लैट होती है, प्लेन होती है, तो नहीं। हमारी लैंड जो है वो उबड़ खाबड़ होती है, मतलब कहीं पे प्लेन है तो कहीं पे हिल्स है, कहीं पे प्लेन है, तो इस तरह की सी जो है हमारी लैंड होती है। डज मैन प्रोड्यूस सॉइल और लैंड, क्या मैन जो है सॉइल और लैंड को प्रोड्यूस करता है, तो नहीं, सॉइल और लैंड जो है मैन प्रोड्यूस नहीं करता है, वो नेचुरली प्रोड्यूस होता है और इसको जो है मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर जो है वो लग जाते हैं। इफ अ डीप पीट इज डग इन अ ग्राउंड, अगर हमने एक बहुत मतलब गहरा खड्डा जो है अगर बनाया ग्राउंड के ऊपर, डीग किया मतलब उसको खोद के जो है वो गड्ढा जो अगर हमने बनाया ग्राउंड पे, तो व्हाट डू यू फाइंड देयर, तो हमको क्या दिखेगा वहाँ पे, तो हमको जो है अंदर जो है बहुत सारी लैंड की जो है लेयर जो है वो दिखती है। जब भी आपके आसपास में भी कहीं कुछ खुदाई होती है तो आप जाकर देख सकते हो वहाँ पे कि वो लैंड जब वो खोदी जाती है, डग की जाती है, तो वहाँ पे जो है लैंड के लेयर जो है हमको जो है वो दिखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अब लैंड के बारे में ही जो है हम इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हैं। ठीक है। So land is seen in the form of a stone, soil, big rocks. तो लैंड जो है वो किससे बनी होती है, स्टोन से, सॉइल से और बड़े बड़े रॉक्स मतलब पत्थर जो है बड़े बड़े, उससे जो है ये बनता है। इट इज़ नॉट फ्लैट एवरीवेयर, और लैंड जो है हर तरफ जो है फ्लैट नहीं है, वो कहीं कहीं पे प्लेन है तो कहीं हिल है, तो इस तरह की लैंड होती है। इट इज़ हिली इन सम प्लेसेस एंड फ्लैट इन अदर, मतलब कहीं पे हिल्स है तो कहीं पे फ्लैट है। ऑल टेरेस्ट्रियल एनिमल इंक्लूडिंग मैन लिव ऑन लैंड, तो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है जो लैंड पे रहने वाले जो है तो ये सभी एनिमल्स जैसे कि हम भी इनमें आते हैं, तो हम सब जो है वो कहाँ पर रहते हैं, लैंड पे रहते हैं। सम टेरेस्ट्रियल डिग बरो इन अ ग्राउंड फॉर शेल्टर, और कुछ जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं जो लैंड के अंदर रहते हैं, मतलब वो जो है कुछ गड्ढे करते हैं, मतलब डिग बर्रो यानी गड्ढे करना, और उस गड्ढों में जो है वो रहते हैं। तो दिस मीन्स दैट दे आर लैंड
दिस मीन्स दैट दे यूज लैंड फॉर फुलफिलिंग देयर नीड्स। मतलब कि ये जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है जो अंदर ग्राउंड के अंदर रहते हैं तो वो भी जो है अपनी फुलफिलमेंट जो है लैंड पे कंप्लीट करता है। सो वी आल्सो यूज लैंड फॉर फार्मिंग एंड फॉर बिल्डिंग हाउसेस एंड रोड्स। और लैंड का यूज हम और किस के लिए करते हैं, तो फार्मिंग के लिए, मतलब जो खेती वगैरह जो हम करते हैं उसके लिए यूज होता है। बिल्डिंग मतलब घर बनाने के लिए जो है लैंड का ही यूज होता है। रोड बनाने के लिए भी जो है लैंड का ही यूज होता है। सो वी मेक यूज फॉर प्लांट एंड एनिमल इन द फॉरेस्ट दैट ग्रो ऑन लैंड। और जो है जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, वो जो फॉरेस्ट में रहते हैं तो जो फॉरेस्ट ग्रो होता है वो भी कहाँ पर होता है, तो लैंड में होता है। द मिनरल्स, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और जो रिसोर्सेज है जैसे कि मिनरल्स है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, तो ये सब भी जो है हमको कहाँ पर मिलते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए। और ये कहाँ पर हमें मिलते हैं, तो ये भी लैंड पे ही मिलते हैं। ठीक है। इट मीन्स दैट लैंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। इसका मतलब ही क्या होता है कि लैंड जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेस है। सो लेट अस सी एग्जैक्टली व्हाट लैंड इज़ मेड ऑफ। तो एग्जैक्टली जो है हमको देखना है कि लैंड कैसे बनता है, तो आगे हम जो है उसके बारे में ही देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है एक एक्टिविटी दी हुई है, इसको हमको करना है। क्या कहा है कि टेक अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल, हैंडफुल ऑफ सॉइल, सम स्टोन्स, सैंड, सम ड्राई लीव्स एंड वाटर। हमको क्या लेना है कि एक प्लास्टिक की बॉटल लेनी है, जैसे कि यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये प्लास्टिक की बॉटल है। इसको ऊपर से जो है कट किया हुआ है, दिख रहा है आपको। उसमें क्या करना है, हमको सॉइल लेना है, इसमें सॉइल लेना है। फिर सम स्टोन्स लेना है, कुछ स्टोन्स लेना है, छोटे और बड़े स्टोन्स। देन सम ड्राई लीव, और उसके साथ में ही जो है ड्राई लीव्स भी लेना है और सैंड भी लेना है, मतलब रेती लेना है। ठीक है, ये सब जो है हमको लेना है। कट ऑफ द अपर टैपरिंग पार्ट ऑफ अ बॉटल, ये जो ऊपर का टैपरिंग पार्ट होता है तो इसको जो है हमको क्या करना है, कट कर देना है यहाँ से। ठीक है। पुट द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इन द लोअर पार्ट एंड ऐड वाटर। अब ये सभी चीज़ें जो है, ड्राई लीव्स है, सॉइल है, सैंड है, स्मॉल स्टोन, बिग स्टोन, ये सब जो है इसमें हमको डाल देना है इस प्लास्टिक बॉटल में, और जो है उसमें फिर पानी भर देना है। ठीक है। स्टीर द मिक्सचर, और फिर इस मिक्सचर को जो है स्टीर करना है, मतलब इसको जो है हमको घुमा देना है, एंड पुट इट असाइड, और फिर उसको जो है अलग रख देना है। ऑब्जर्व इट द नेक्स्ट डे एंड आंसर। अब फिर जो है इसको दूसरे दिन जो है हमको जो है देखना है, और फिर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इसके आंसर हमको देखने हैं। सो हाउ डज द मिक्सचर इन द बॉटल लुक नाउ। तो अब जो है ये मिक्सचर हमको कैसे दिख रहा है, तो डू यू सी लेयर इन इट, क्या हमको यहाँ पर लेयर दिख रहे हैं, तो दिख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये लेयर हमको जो है दिख रहे हैं। तो ये बॉटल जो है हमको कैसे दिख रही है, वो जो हमने मटेरियल्स डाला था वो जो है अलग अलग हुए जो है हमको दिख रहे हैं। व्हाट इज सीन इन द डिफरेंट लीव्स फ्रॉम डिफरेंट what is seen in the different layers from top to bottom। तो क्या दिख रहा है, ये डिफरेंट लेयर जो हमको दिख रही है टॉप टू बॉटम, तो उसमें हमको क्या दिख रहा है, तो ऊपर के लेयर में हमको जो है ड्राई लीव्स दिख रहा है, मतलब वो बहुत ज़्यादा हल्का होता है इसलिए जो है वो ऊपर आया हुआ दिखता है पानी के। देन उसके नीचे जो है हमको साइल की एक लेयर दिखती है, फिर उसके नीचे जो है सैंड जो थोड़ा सा हेवी होता है तो वो नीचे आता है। सैंड से भी हेवी जो है स्मॉल स्टोन्स होते हैं तो वो उसके नीचे आ जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो है बिग स्टोन्स, जो बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेवी होने की वजह से जो है नीचे बैठे हुए दिखते हैं हमको। तो ये जो ऐसे इस तरह से लेयर बनते हुए हमको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है। तो लेयर्स ऑफ द मिक्सचर इन द बॉटल, ये जो लेयर्स है आपको मिक्सचर की बॉटल में जो दिख रही है वो हमने यहाँ पर देखा। सो द लैंड ऑन द अर्थ आल्सो लुक लाइक दिस, और हमारी लैंड भी जो है इसी तरह से अलग अलग लेयर में जो है फॉर्म होते हुए हमको दिखती है। सो इफ पाइपलाइन इज बीइंग लेड इन योर नेबरहुड,
ऑब्जर्व केयरफुली द पीट डग फॉर दिस पर्पज। तो अगर आपको ये देखना है, मतलब ये लैंड जो है अलग अलग लेयर्स में जो कैसे दिखती है, अगर ये देखना है तो आपके आसपास में अगर कहीं पे पाइपलाइन जा रही है और उसके लिए गड्ढे खोदे हुए हैं तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो, या फिर जो है खुद एक गड्ढा करके जो है डिग आउट करना है और देखना है कि वो सही में ऐसी लेयर्स जो है होती है कि नहीं। सो यू विल सी सम लेयर्स अंडर द लैंड सरफेस। तो आपको दिखेंगे कुछ लेयर जो है लैंड के सरफेस में जो है आपको दिखेंगे, एज शोन इन द अकम्पनिंग फिगर। जो हमने ये साइड में जो पिक्चर देखा है उस तरह से ही जो है लैंड के लेयर जो है आपको उसमें दिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, so if the land has mature soil, the topmost layer is formed by the decompositions of the remains of a plant and animals। तो जब लैंड जो है, लैंड का ऊपर का जो पोर्शन होता है तो वो जो है मैच्योर सॉइल से जो है वो फॉर्म होता है। तो ये जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो कैसे बनती है, तो डिकम्पोजिशन ऑफ अ रिमेन्स ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल्स जो है जब डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो वो जो है ज़मीन के अंदर जो है वो डिकम्पोज होने लगते हैं, और डिकम्पोज होके जो है जो सॉइल बन रहा है तो उसे जो है वही जो है वो मैच्योर सॉइल होता है। और ये टॉप मोस्ट लेयर होती है, तो इसे क्या कहा जाता है, दिस लेयर इज कॉल्ड द ह्यूमस। तो इस लेयर को जो है ह्यूमस कहा जाता है, ठीक है, जिसे हम खत बोलते हैं, खत या फिर जो है खाद बोलते हैं। तो इट इज़ यूजुअली फाउंड इन डेंस फॉरेस्ट, और ये जो है सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पर पाई जाती है ये मैच्योर सॉइल, तो ये जो है घना जंगल जहाँ पर होता है वहाँ पर पाई जाती है। क्यों पाई जाती है घने जंगलों में, क्योंकि घने जंगलों में जो प्लांट्स है जो उसके पत्ते जो है वो नीचे गिरते रहते हैं, हमेशा गिरते रहते हैं, और वो जो है फिर वो सड़ जाते हैं और फिर जो है वो मिट्टी में जो है मिल जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। वैसे ही जो जंगल के एनिमल्स है वो भी जो है मर के जो है वो वहाँ पर डिकम्पोज हो जाते हैं, और फिर उससे भी जो है एक अलग प्रकार का सॉइल जो है फॉर्म होता है वहाँ पे। तो इसी वजह से जो है वो जंगल में हमको ज़्यादा दिखता है, फॉरेस्ट में। सो द लैंड बिलो दिस इज़ फुल ऑफ अ सैंड, सॉइल, स्मॉल स्टोन्स, वॉर्म्स एंड इंसेक्ट। और उसके नीचे जो है एक दूसरा लेयर मिलता है, तो वो कौन सा होता है, सैंड का होता है, सॉइल का होता है, और स्मॉल स्टोन्स होते हैं, उसके नीचे वॉर्म्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं। तो ये सब भी जो है उसके नीचे होते हैं। देन सॉइल एंड पीसेस ऑफ अ बेड रॉक आर फाउंड बिलो दिस लेयर ऑफ अ लैंड। और इनके नीचे जो है सॉइल हमको मिलता है, और फिर जो है बेड रॉक्स मिलते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े पत्थर जो है वो सबसे नीचे जो है हमको मिलते हैं। सो दिस सॉइल इज इमैच्योर। और वो जो सॉइल है जो हमको ऊपर के लेयर के नीचे मिल रही है, तो वो सॉइल जो है इमैच्योर होती है। फर्दर बिलो दिस लेयर द प्रोपोर्शन ऑफ अ सॉइल डिक्रीजेस। और फिर जैसे जैसे हम नीचे नीचे अंदर अंदर जाएंगे तो सॉइल का प्रोपोर्शन जो है वो कम होते जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख रहे हो, ये सॉइल है, तो ये जैसे जैसे हम नीचे नीचे आएंगे तो सॉइल का प्रोपोर्शन जो है वो कम होते जाता है। एंड दैट ऑफ अ रॉक इंक्रीजेस। और फिर नीचे जो है धीरे धीरे जो है रॉक्स मतलब पत्थर जो है वो ज़्यादा होने लगते हैं। सो दैट इज दिस इज द लेयर ऑफ अ बेड रॉक। और इसे क्या कहा जाता है, फिर जैसे कि सॉइल के नीचे जैसे नीचे नीचे हम जाएंगे, लैंड के नीचे नीचे अंदर अंदर जब जाएंगे हम, तो हमको जो है रॉक जो है वो बहुत ज़्यादा पैमाने पे मिलते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, बेड रॉक कहा जाता है। मतलब रॉक का एक बेड जो है वो बनता है। मतलब ऐसे जो है एक बेड जो है वो बन रहा है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको ये, तो ये जो है रॉक का बेड है। तो द मेन मिनरल्स इन द सॉइल आर डिराइव्ड फ्रॉम दिस रॉक्स। और ये जो रॉक्स होते हैं उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो ये अलग अलग मिनरल्स जो है उससे ही जो है ये सॉइल बनता है। मतलब ये जो रॉक है ये जो है ऊपर के लैंड का जो प्रेशर उसके ऊपर गिरता है, तो उसकी वजह से जो है ये, और हीट की वजह से, मतलब जब लैंड हमारी गर्म होती है तो उसकी हीट भी जो है अंदर तक जाती है,
है और ये रॉक जो है वो फूटने लगते हैं धीरे धीरे। तो रॉक में जो है कुछ मिनरल्स होते हैं, तो इसलिए जो ये मिनरल्स टुकड़े टुकड़े होके जब ये सॉइल बनता है धीरे धीरे जो है उसके टुकड़े टुकड़े बनते जाते हैं और फिर जो है ये सॉइल में कन्वर्ट होता है। तो ये जो रॉक्स जो है जब सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है तो इनमें के जो मिनरल्स है इस रॉक के वो भी जो है उसमें मिल जाते हैं। तो इसलिए जो है हमको हर एक एरिया में जो है सॉइल अलग अलग दिखता है, क्योंकि वहाँ पे जो है अलग अलग जो रॉक्स होते हैं जिससे कि उस रॉक्स के मिनरल जो है उस सॉइल में जो है आ जाते हैं और फिर वो जो सॉइल है वो हमको कभी रेड दिखती है, कभी ब्राउन दिखती है, कभी येलो दिखती है। तो अलग अलग जो है वो हमको सॉइल देखने को मिलती है। ठीक है। सो दैट इज़ वाई सॉइल इन डिफरेंट रीजन इज़ डिफरेंट। इसीलिए जो है अलग अलग रीजन में जो है हमको सॉइल अलग अलग जो है वो मिलती है। किसकी वजह से? तो वो उन बेडरॉक्स के मिनरल्स की वजह से। द कलर एंड टेक्सचर ऑफ अ सॉइल आर बोथ डिटरमाइंड बाय द बेडरॉक। तो उसका जो कलर और उसका टेक्सचर है जो सॉइल का, जो मतलब हमको जो सॉइल का टेक्सचर जो मिलता है जब हम हाथ में लेके अगर उसको देखते हैं तो उसका टेक्सचर जो है वो भी हमको समझ में आता है और कलर भी जो है उसके अलग अलग दिखते हैं। तो ये जो है वो किसकी वजह से होते हैं? तो इस बेडरॉक की वजह से ही जो है वो होते हैं। कहीं पे रेड मिलती है सॉइल, कहीं पे हमको येलो मिलती है। तो अलग अलग टाइप की सॉइल जो है हमको मिलती है। लेकिन ये सब प्रोसेस होने के लिए जो है थाउजेंड्स ऑफ ईयर जो है वो लग जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे ये जो पिक्चर दिया हुआ है आप यहाँ पर देख रहे हो, ये ऊपर का जो लेयर है वो ह्यूमस दिख रहा है, उसके बाद में सॉइल दिख रहा है, फिर इमैच्योर सॉइल जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा है तो ये इमैच्योर सॉइल दिख रहा है। देन लेयर ऑफ अ सॉइल एंड स्मॉल रॉक, यहाँ पे लेयर ऑफ अ सॉइल है और रॉक्स है और नीचे जो है ये बेड रॉक्स है। तो ये बेड रॉक्स जो है इसके ऊपर प्रेशर आने की वजह से, हीट से और जो हमारे अर्थ के अंदर भी जो है एक गर्म चीज़ होती है, मतलब हीट होती है, लावा होता है। तो उस लावे की गर्मी से भी जो है ये बेडरॉक जो है क्या होते हैं वो फूटते जाते हैं और फिर जो है ये जो है लेयर ऑफ अ सॉइल एंड स्मॉल रॉक्स में जो है वो बदल जाते हैं। मतलब वो धीरे धीरे जो है उसके टुकड़े होते हैं और फिर वो सॉइल में जो है कन्वर्ट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर दिया है द प्रोसेस ऑफ सॉइल फार्मेशन। अब ये जो सॉइल फार्मेशन जो होता है, सॉइल जो बनता है वो कैसे बनता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसको आपको ध्यान में ही रखना है। सो द सॉइल ऑन द लैंड इज फॉर्म बाय अ नेचुरल प्रोसेस। अब ये जो सॉइल जो बनता है लैंड के ऊपर तो वो मैन बनाता है क्या? नहीं, तो ये जो है नेचुरली जो है बनता है और नेचुरली जो है कुछ प्रोसेस से जो है वो बनता है। द अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉइल आर सप्लाइड थ्रू द वेदरिंग ऑफ द बेडरॉक। सो द अबायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स जो है नॉन लिविंग जो कंपोनेंट्स होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है उसके जो कंपोनेंट्स जो हमको सॉइल में मिलते हैं वो जो है वो कैसे मिलते हैं? तो वो वेदरिंग ऑफ अ बेडरॉक, मतलब जो नीचे का जो बेडरॉक होता है जो हमने इसके पहले भी देखा था ये तो ये जो सबसे अंदर का जो रॉक वाला जो पार्ट होता है इसमें जो है वेदरिंग होता है मतलब उसमें जो है कुछ प्रेशर आता है और उसके जो है टुकड़े होना शुरू हो जाता है। मतलब ये जो है ऊपर के सन के हीट की वजह से भी वो वेदरिंग होता है, मतलब उसमें प्रेशर आता है, या फिर लैंड के ऊपर से भी जो है उसको प्रेशर आता है और फिर जो है इस बेड रॉक के जो है वो टुकड़े टुकड़े हो जाना शुरू हो जाता है और अंदर जो हमारे अर्थ के अंदर भी जो लावा होता है उसकी भी हीट जो है उसको मिलते रहती है और वो जो है वेदरिंग उसमें होने लगता है। So, due to the heat, cold and water of the sun, winds and rain respectively, the bedrocks break down into pieces. तो ये bedrocks है, ये break कैसे होते हैं, मतलब इसके टुकड़े जो है वो कैसे होने शुरू हो जाते हैं? तो सन के हीट की वजह से, ठंडी की वजह से, पानी की वजह से भी जो है पानी जब रेन वाटर गिरता है तो वो जो है उसका प्रेशर जो है उस बेडरॉक्स पे पड़ता है और वो रेन वाटर की वजह से भी जो है और विंड की और हवा की वजह से भी जो है उसमें प्रेशर पड़ता है और ये जो बेडरॉक्स है वो
फूटना शुरू हो जाता है, ठीक है। स्टोन, सैंड एंड सॉइल आर फाउंड फ्रॉम दिस पीसेस। और फिर ये जो बेडरॉक जो है वो टुकड़ों में जब ये ब्रेक होता है, मतलब ये जो बेडरॉक है, ये जो बेडरॉक है जैसे ये जब टुकड़ों में जो है इसके टुकड़े होने शुरू हो जाते हैं, तो फिर ये जो है क्या फॉर्म करता है, स्टोन्स फॉर्म करता है, सैंड फॉर्म करता है और सॉइल फॉर्म करता है। मतलब बड़े जो टुकड़े होते हैं उसके वो स्टोन होता है, उसके और बारीक बारीक टुकड़े हो जाते हैं तो वो सैंड हो जाता है, एकदम बारीक हो जाता है, और फिर जो है सॉइल भी फॉर्म होता है उससे। माइक्रोब्स, वर्म्स एंड इंसेक्ट आर फाउंड अमॉन्ग देम। और ये जो सॉइल बनता है तो उसमें जो है फिर हमको क्या मिलते हैं, माइक्रोब्स मिलते हैं, वर्म्स मिलते हैं और इंसेक्ट मिलते हैं। माइक्रोब्स यानी जो जीव जंतु जो होते हैं जो हम आंखों से नहीं देख पाते हैं उनको, ऐसे जो है माइक्रो ऑर्गन्स जो है उसमें फॉर्म हो जाते हैं, वर्म्स भी फॉर्म हो जाते हैं, और इंसेक्ट जो है कीड़े वीड़े भी जो है उसमें हमको जो है मिलते हैं। rodents like mice and rat are also found here। और इस सॉइल में जो है हमको rodents मतलब जो रैट और रैट जैसी जितने भी एनिमल्स होते हैं वो भी जो है उसमें हमको मिलते हैं, जैसे कि माइस है, रैट है, वो जो है हमको उसमें सॉइल में मिलते हैं। द रूट्स ऑफ अ ट्री ग्रोइंग ऑन द लैंड आल्सो हेल्प वेदरिंग ऑफ अ रॉक। तो ये जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के, वो जब अंदर अंदर जाते हैं तो वो भी जो है इस बेडरॉक को जो है मतलब टुकड़ों में जो है उसके जो है टुकड़े करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर बताया गया है ये जो रूट है ये प्लांट का, तो ये जो धीरे धीरे अंदर जाता है और ये भी जो है इस बेडरॉक को जो है क्या करता है, बेडरॉक के जो है वो टुकड़े करता है, मतलब वो वेदरिंग करता है उसमें। सो द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज स्लो एंड कंटिन्यूस। और ये जो प्रोसेस है सॉइल बनने का, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्लो है और कंटिन्यूस होते रहता है। मतलब ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलते रहता है। इट टेक्स अबाउट थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर अ 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ अ मैच्योर सॉइल टू फॉर्म। तो हमको जो है ये मैच्योर सॉइल जब जो मिलता है, ऊपर का जो लैंड का जो पहला लेयर जो है मैच्योर सॉइल का जो हमको मिलता है, और वो भी जो है सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर इतना विड्थ होता है इसका। इसकी जाड़ी जो बोलते हैं वो कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर। सिर्फ इतना जो है 2.5 सेंटीमीटर तक का ही सॉइल जो है मैच्योर सॉइल बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं। तो आपको पता चल रहा है कि ये सॉइल जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है और वो उसके बनने के लिए जो है कितने सालों लग जाते हैं। तो आगे हम देखते हैं। तो सॉइल कैन गेट डिस्ट्रॉयड इन अ शॉर्ट पीरियड ड्यू टू फ्लड, स्ट्रॉम एंड ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज अ माइनिंग। लेकिन जो है जैसे कि हमने देखा कि सॉइल को बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग रहे हैं, मतलब 2.5 इतनी थिकनेस बनने के लिए ही उसको जो है थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग रहे हैं, लेकिन जो है उसको डिस्ट्रॉय करने में बिल्कुल वक्त नहीं लग रहा है, शॉर्ट पीरियड में जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। जैसे कि फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, तो जो है वो सॉइल डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे कि स्ट्रोम आ गया, मतलब तूफान आ गया, तभी जो है ये जो सॉइल है वो उड़ जाती है इधर उधर, ठीक है। और ह्यूमन एक्टिविटी भी जो है इसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे कि वो माइनिंग जब करती है, मतलब हमारे अर्थ के अंदर से जो भी उनको निकालना होता है, तो जैसे कोल है, तो जब ये निकालता है तो ये सॉइल जो है वो बाहर आ जाती है और फिर वो पड़े पड़े जो है वो पानी से बह जाती है या फिर तूफान से जो है इधर उधर बिखर जाती है। सो इस तरह से जो है ये डिस्ट्रॉय होती है, शॉर्ट पीरियड में ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। दैट इज वाई इट इज़ नेसेसरी टू कंजर्व सॉइल एंड टू प्रिवेंट इरोजन ऑफ लैंड। तो इसके लिए जो है हमको क्या करना है, सॉइल को जो है कंजर्व करना है, उसको बचा कर रखना है, उसको हमें जो है कंजर्व करके रखना है, और उसको जो है इरोजन, लैंड इरोजन से जो है बचाना है। जैसे कि सॉइल अगर हमारे लैंड पर से चले जाता है तो हमारा जो लैंड है वो इरोजन हो जाता है, ठीक है। तो उसको बचाना है हमको, तो हमको जो है इस सॉइल को जो है इसको जो है हमको कंजर्व करके रखना पड़ेगा। द बेस्ट रेमेडी फॉर दिस इज टू इंक्रीज द ग्रीन कवर ऑन द लैंड। और ये जो है सॉइल को हमको बचाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे
सबसे अच्छा जो उपाय है तो वो है हमको जो लैंड है उसको जो है ग्रीन से कवर करना है, मतलब हमको बहुत सारे प्लांट जो है वो लगाने हैं और हमारी जो धरती है उसको हरी भरी करनी है। यही एक सबसे बड़ा उपाय है जिससे कि हम सॉइल को बचा सकते हैं। तो इरोजन ऑफ लैंड इज रिड्यूस इफ ग्रास, ट्रीज एंड बुशेस आर ग्रोन इन इट। तो जब अगर हमको लैंड का इरोजन रोकना है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमारा लैंड जो है वो ग्रीन करना है। मतलब ग्रास लगाने हैं, ट्रीज लगाने हैं, बुशेस लगाने हैं, जिससे कि वो लैंड इरोजन कम हो जाएगा। ठीक है। सो ट्राई दिस दिया हुआ है, ऑब्टेन स्पेसिमेन ऑफ अ सॉइल फ्रॉम वेरियस प्लेसेस इन योर सराउंडिंग। आपको एक एक्टिविटी दी है यहाँ पर, तो ये करना है। आपको क्या करना है, हर एक अलग अलग जगह की जो है सॉइल को आपको जो कलेक्ट करना है, सच एज योर ओन यार्ड, मतलब हमारे घर के पीछे का जो पार्ट होता है वहाँ से जो है सॉइल कलेक्ट करनी है। गार्डन जो है हमारा वहाँ की सॉइल कलेक्ट करनी है। अगर हमारे आसपास में हिल है तो हिल्स के पास की जो सॉइल है उसको हमको जो है कलेक्ट करना है। रिवर बैंक, मतलब अगर रिवर है तो रिवर के किनारे की जो सॉइल होती है उसको हमें कलेक्ट करना है। फील्ड जो खेती होती है हमारी वहाँ की सॉइल को कलेक्ट करना है। एंड रॉकी ग्राउंड, और जो पत्थरों का जो एरिया होता है हमारा ग्राउंड होता है तो वहाँ का की भी जो सॉइल है उसको कलेक्ट करना है। नोट डिफरेंसेस इन द स्पेसिमेन, और वो जो स्पेसिमेन हमने जमा किए, ये जो कलेक्ट किया है उसको हम स्पेसिमेन बोलते हैं। तो ये स्पेसिमेन को जो है अलग अलग स्पेसिमेन को हमको ऑब्जर्व करना है और उसके डिफरेंस हमको जो है वो देखने हैं विथ रिस्पेक्ट टू कलर, फील, टेक्सचर एंड साइज ऑफ द पार्टिकल। तो ये कैसे हमको डिफरेंस देखना है उसका, तो उसका कलर देखना है, वो हाथ से जो है उसको मसल के देखना है, वो कैसा फील होता है वो देखना है, उसका टेक्सचर देखना है कैसा है, एंड द साइज ऑफ द पार्टिकल, और वो जो सॉइल है उसके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो कितने बड़े छोटे हैं वो भी हमको जो है ऑब्जर्व करना है। ठीक है। तो इससे जो है आपको सॉइल के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। नेक्स्ट, do you know humus is the layer formed on soil due to the decomposition of a dead plant and animal by microbes। तो ये जो डेड प्लांट और एनिमल्स होते हैं इसको डिकम्पोज करने का काम, जब ये मर जाते हैं, मतलब झाड़ जो है टूट के बिखर जाता है या फिर एनिमल जो है मर जाते हैं, तो ये जो है मर जाते हैं, मतलब इसको फिर ये जो है ज़मीन में डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, मतलब वो मिट्टी में बदलना शुरू हो जाता है। तो इसको मिट्टी में बदलने का काम कौन करता है, तो माइक्रोब्स करते हैं। माइक्रो ऑर्गन्स जो बहुत ही छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं जो हमको अपनी नेकेड आई से जो है वो नहीं दिखते हैं, तो ये जो है उसको डिकम्पोज करते हैं। और फिर जो है जो सॉइल तैयार होता है वो है ह्यूमस, जो लैंड का ऊपर का लेयर होता है। ठीक है। ह्यूमस सप्लाइज न्यूट्रिएंट टू द सॉइल, और ये जो ह्यूमस है जो हम खत के जरिए जो है हर एक प्लांट को देते हैं या फील्ड में भी हम डालते हैं, हमारे खेतों में भी डालते हैं, तो ये क्या करता है, क्या सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। सो ह्यूमस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर एरेटिंग द सॉइल एंड फॉर होल्डिंग वाटर इन द सॉइल। तो ये जो ह्यूमस है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो है सॉइल को मतलब एरेट करता है, मतलब एयर जो है देने का काम करता है और वाटर को भी होल्ड करके रखता है। तो इतना ये इम्पॉर्टेंट जो है वो ह्यूमस होता है। सो द प्रपोर्शन ऑफ अ ह्यूमस इन द अपर लेयर ऑफ अ गुड फर्टाइल सॉइल इज अबाउट 33% टू 50%। तो इसका प्रपोर्शन है ह्यूमस का जो अपर लेयर पे हमको जो मिलता है, लैंड के अपर लेयर पे हमको मिलता है, जिसे हम फर्टाइल सॉइल बोलते हैं, तो वो कितने परसेंट होता है, 33% टू 50% होता है। ठीक है। So, forest on land got buried underground due to the great upheavals that took place on the earth many ages ago। तो बहुत सालों पहले जो है कुछ ऐसे हमारे धरती पे जो है, हमारे अर्थ पे ऐसे उथल पुथल हुई कि कुछ ऐसे सडन चेंजेस हो गए कि जिससे हमारा फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट का लैंड जो है वो ज़मीन के अंदर चले गया, मतलब वो पूरा का
पूरा जो है अंडरग्राउंड हो गया। तो उसकी वजह से जो है आफ्टर दैट द प्रोसेस ऑफ अ फॉर्मेशन ऑफ अ फॉसिल फ्यूल फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ अ लिविंग थिंग्स टुक प्लेस अंडरग्राउंड। तो ये जो लिविंग थिंग्स भी जो हमारे जो लैंड के ऊपर थी, तो वो भी सब जो है वो अंदर चले गई, मतलब प्लांट्स है, एनिमल्स है, वो सब जो है उसके साथ साथ जो है वो अंडरग्राउंड हो गए, मतलब अंदर नीचे दब गए। तो ये जब उसके नीचे चले गया तो फिर वो जो है उसके ऊपर फिर लेयर के ऊपर लेयर जो है वो जमने लगी। मतलब ये हमारी अगर लैंड है, इसके नीचे अगर ये सब हमारा जो फॉरेस्ट है वो इसके अंदर चले जाने के बाद इसके ऊपर लेयर टू लेयर जो है वो जमने लगी। और फिर जो है उसका एक प्रेशर जो है हवा का है, पानी का है, हीट का है, हीट की वजह से, तो ये सब प्रेशर की वजह से जो है वो दबते गया। So we got fuel like petrol, diesel, kerosene, paraffin and other useful materials like tar and wax from the fossil fuel called क्रूड ऑयल। तो ये सब जो है, जैसे कि हमने देखा कि ये सब जो अंडरग्राउंड होने की वजह से वो जो है एयर वाटर हीट की प्रेशर की वजह से जो है वो दबने लगा और फिर जो है वो जो है ये जो है बाद में इन सब मतलब प्रेशर की वजह से जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ, फॉसिल फ्यूल में जो है वो कन्वर्ट हो गया, जिसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं। तो ये जो फ्यूल है जो हम आज यूज़ करते हैं, वो ये जो फ्यूल आज जब हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो है इन इंसिडेंट्स की वजह से, मतलब ये जो फॉरेस्ट जो है वो ज़मीन के अंदर पूरा जो है अंडरग्राउंड हो जाने की वजह से, और सालों जो है उसमें जो प्रेशर जो उसके ऊपर गिरते रहा, और उससे जो है ये जो फॉसिल फ्यूल में बदल गया। और फिर जो ये फॉसिल फ्यूल जो है वही जो है हम यूज़ कर रहे हैं अभी पेट्रोल के जरिए, डीजल, केरोसिन, पैराफिन जो है, और भी जो टार, वैक्स जैसी जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं आज, तो वो जो है ये फॉसिल फ्यूल की वजह से जो है हमको मिल रहा है। तो ये जो है बनने के लिए करोड़ों साल लग जाते हैं, मतलब इसके लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर जो है वो लग जाते हैं ये फॉसिल फ्यूल बनने में, ठीक है, जाते हैं। और ये जो आज हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल वगैरह, तो ये जो है हमको 1000 सालों से बना वाला फ्यूल जो है वो मिल रहा है। तो इसको जो है हमको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली जो है इसको यूज़ करना है। और क्योंकि इसकी स्कैरिसिटी अगर हो जाती है तो इसको बनने के लिए जो है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर जो है वो लग जाते हैं। सो लिविंग थिंग्स यूज लैंड, वाटर एंड एयर अवेलेबल ऑन अर्थ एंड सो डज मैन। तो लिविंग थिंग जो है वो लैंड को भी यूज़ कर रहा है, वाटर को भी यूज़ कर रहा है, और एयर को भी यूज़ कर रहा है, जो हमारे अर्थ के ऊपर जो है हमको ये सब मिलते हैं, जिसमें मैन भी आता है। तो however the proportion of these resources that are actually put to use are very small as compared to the whole earth। तो ये जो हमने रिसोर्सेज जो देखे हैं अब तक, तो ये सब रिसोर्सेज जो है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में जो है हमारे पूरे लैंड पर जो है हमको दिखता है। जैसे कि हमने ये हमें जो है ये टेबल दिया हुआ है, लैंड जो है वो 29% है सिर्फ हमारे पूरे अर्थ पे। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो लैंड का जो है 29% जो है ये हिस्सा हमको दिख रहा है। पोर्टेबल वाटर, फ्रेश वाटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम मिल रहा है, जैसे कि 0.3% जो है वो पोर्टेबल वाटर मिल रहा है। ऑक्सीजन जो है वो 21% है। तो ये इतना सा जो ये प्रपोर्शन है इसका, वही जो है पूरे अर्थ में जो है हम यूज़ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो है, इवन इन दिस स्मॉल प्रोपोर्शन द रिसोर्सेज शोन इन द अबाउट टेबल आर सफिशिएंट फॉर ऑल लिविंग थिंग। और ये पूरे अर्थ में जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये जो है हमारे लिए सफिशिएंट है। ओनली इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर मैन टू कंट्रोल हिज ग्रीड। लेकिन अगर हमने हमारी ग्रीड, हमारी लालच अगर बढ़ा दी तो ये जो प्रपोर्शन है हमको कम पड़ने लगेगा। सो इन अदर वर्ड्स ही मस्ट यूज दिस रिसोर्सेज जुडिशियली। मतलब
अलग मीनिंग में अगर कहा जाए तो हमको जो है ये सभी रिसोर्सेज जो है न्याय संगत से, मतलब जुडिशियली उचित मात्रा में जो है इसको हमको यूज़ करना पड़ेगा। मतलब जितना लगता है उतना ही यूज़ करना पड़ेगा। अगर हमने ग्रीड हमारी जो बढ़ा दी, मतलब हमारी लालच अगर बढ़ा दी, तो फिर जो है हमको ये रिसोर्सेज कम पड़ने लगेंगे। जैसे कि आज हम देख रहे हैं बहुत सारा जो है डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, मतलब फॉरेस्ट को जो है वो प्लांट्स को जो है कट किया जा रहा है और वहाँ पर फैक्ट्रीज ये वो जो है हमारे लोग जो है रहने के लिए जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि ये जो रिसोर्सेज जो है वो कम हो जाएंगे। तो इसको अगर हमको बचाना है तो हमको हमारी लालच जो है वो कम करनी पड़ेगी। सो विद द अवेयरनेस दैट दे वेयर मीट फॉर ऑल अदर लिविंग थिंग्स एंड नॉट जस्ट फॉर मैनकाइंड। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि हमको ये ध्यान में रखना है कि ये जो रिसोर्सेज है, जो लैंड हमको 29% मिल रहा है, 0.3% फ्रेश एयर हमको मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, ऑक्सीजन जो है 21% मिल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा कम है और ये सबको लगना है। मतलब सिर्फ हमको लगना है क्या? नहीं, तो ये हमारे जो एनिमल्स है, बर्ड्स है, प्लांट्स है, इन सब को जो है ये जो है लगना है और ये जो है बहुत ज़्यादा कम है, तो इसको हमको बचाकर जो है वो यूज़ करना है। ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इंस्टीट्यूट एट वर्क। एक इंस्टीट्यूट है जो इसके लिए काम करता है, तो वो कौन सा इंस्टीट्यूट है? इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD। ये इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसे IMD कहा जाता है, वॉज एस्टेब्लिश इन 1875 फॉर स्टडिंग द वेदर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये जो है 1875 को जो है इंस्टीट्यूट का निर्माण हुआ था और वो किस लिए इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था? तो ये जो हमारा वेदर होता है, हवा जो है हमारे पूरे जो अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है, हमारे पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो वेदर है, उसके स्टडी करने के लिए जो है इसको बनाया गया था। द मेन फंक्शंस ऑफ दिस इंस्टीट्यूट टू बी ऑब्जर्व द वेदर एंड टू मेक वेदर फोरकास्ट। तो इसका मेन फंक्शन क्या था कि सिर्फ वेदर के बारे में जो है जानकारी देना और लोगों को जो है अवेयर करना। तो मतलब कहाँ पर बारिश आने वाली है, कहाँ पर जो है फ्लड होगा, मतलब जहाँ पे बाढ़ आएगी, तो ये वेदर कास्ट देख के जो है हमको उनको सुनामी कहाँ पे आएगी, तो ये जो है वेदर कास्ट देख के हमको बताना था। तो यही काम जो है मेन फंक्शन इसका था। तो दिस इंस्टीट्यूट आल्सो कंडक्ट रिसर्च रिलेटेड टू चेंजेस इन वेदर। मतलब जो वेदर में चेंजेस होते हैं, जो हवामान में हमारे जो चेंजेस दिखते हैं एटमॉस्फेयर में, तो उसके चेंजेस के ऊपर जो है रिसर्च किया जाता है और उसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन निकालने का काम जो है ये इंस्टीट्यूट करता है। और जो है रेन्स जो है कहाँ पर आएगी और कब आएगी, इसके बारे में भी जो है वो हमको बताता है। और जो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जो स्टडी है वो भी जो है ये डिपार्टमेंट अच्छी तरह से करता है और हमें बताता है कि किस तरह से जो है ग्लोबल वार्मिंग में जो है मतलब हमारे ग्लोब में जो है असर हो रहा है। तो ये सब बातें जो है ये इंस्टीट्यूट हमको देता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है व्हाट वी लर्न दिया हुआ है यहाँ पे, हमने पूरे लेसन में क्या क्या पढ़ा। सो द एलिमेंट अवेलेबल इन नेचर विच फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? द एलिमेंट अवेलेबल इन नेचर, जो एलिमेंट हमारे नेचर में अवेलेबल है, जो हमारी बेसिक नीड को फुलफिल करता है, हमारी मतलब लिविंग थिंग्स के बेसिक नीड्स को जो फुलफिल करता है, उसे क्या कहा जाता है? नेचुरल रिसोर्सेज। सो एयर, वाटर एंड लैंड आर इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। और नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं? एयर है, वाटर है और लैंड है। ठीक है। सॉइल हैज बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट। और सॉइल में जो है बायोटिक और अबायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो सब जो है उसमें होते हैं। जैसे कि हमने देखा माइक्रोब्स रहते हैं, माइक्रो ऑर्गन्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, तो ये सब जो है वॉर्म्स होते हैं उसमें, और अबायोटिक भी पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूएंट जो है उसमें होते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग। सो
there are many constituents of air such as nitrogen, oxygen, carbon dioxide, inert gases, water vapor and dust particle. और हमारे जो एयर में जो है कौन से पार्टिकल्स होते हैं, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, इनर्ट गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट, ये सब पार्टिकल्स जो है हमको एयर में मिलते हैं. द ओजोन लेयर इज प्रोटेक्टेड शेल ऑफ द अर्थ. और हमने क्या देखा कि ओजोन लेयर जो है वो हमारे पूरे अर्थ को जो है प्रोटेक्ट कर रही है. अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से आते हैं उससे हमें ये प्रोटेक्ट कर रही है. नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड केयरफुली एंड स्पेरिंगली. और जो नेचुरल रिसोर्सेज हमको दिखते हैं जैसे कि सॉइल है, पानी, वाटर है, और एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, तो इन सबको जो है हमको या फिर हमको जो क्रूड ऑयल मिल रहा है, जो फॉसिल फ्यूल जो मिल रहा है, उसको जो है हमको बहुत ही ज़्यादा स्पैरिंगली उसे यूज़ करना है. मतलब सोच समझ कर यूज़ करना है. जितना लगता है उतना ही यूज़ करना है. तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है ये इसका सेकंड पार्ट, मतलब हमारे जो फर्स्ट लेसन का ये सेकंड पार्ट और लास्ट पार्ट जो है वो ख़त्म हो रहा है. तो अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में भी लिख के भेज सकते हो और आप मुझे पूछ भी सकते हो. ठीक है. तो स्टूडेंट इसके एक्सरसाइज भी जो है मैं आपको इसके अगले वीडियो में दे दूंगी. तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक का जो पार्ट है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा. अगर नहीं समझता है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है, तो आप मुझे जो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हो. ठीक है. तो स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जो है अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा. तो अगर आपको ये अच्छा लगता है और समझ में आ चुका है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना. और बेल बटन पर भी क्लिक करना मत भूलना, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जो है सबसे पहले मिल जाएंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे.